डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, नामुमकिन है, वैसी बात बिल्कुल। है। डॉन तो मूवी में फिर भी पकड़ा जाता है, बट हुँ, मार्केट को टाइम करना मुश्किल ही नहीं, वाक़ई नामुमकिन है। मार्केट या हुँ, बेंचमार्क, स्मॉल कैप बेंचमार्क, मिड कैप बेंचमार्क, लार्ज कैप बेंचमार्क ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिल्कुल सेम सा ही रिटर्न देगी, और एटलीस्ट आगे हुँ, चलते हुए यही एक्सपेक्ट करना चाहिए कि सेम रिटर्न देगी। बट क्या है, हुँ, स्मॉल कैप्स ज़्यादा इनएफिशिएंट होते हैं। अगर मार्केट में हुँ, कोई सेक्टर 25% नीचे जाता है, बट अगर हम सिर्फ 15% नीचे जाए, तो वो बचत हुई ना 10% की, एंड राइट, बचत राइट। भी कमाई ही है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं मार्केट की बात ग्रो के साथ। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाले हैं जिनका इंडियन और इंटरनेशनल एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में बहुत बढ़िया रुतबा है, इनकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। इनका नाम है मिस्टर प्रशांत खेमका। प्रशांत जी ने व्हाइट ओक कैपिटल मैनेजमेंट को 2017 में एस्टैब्लिश किया। इससे पहले वो गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट या GSAM में चीफ इन्वेस्टिंग ऑफिसर और लीड पोर्टफोलियो मैनेजर रहे हैं। 2007 से 2017 तक उन्होंने GS इंडिया इक्विटी और ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट इक्विटी को मैनेज किया। उनका प्रोफेशनल इन्वेस्टिंग करियर 1998 में SSGA बॉस्टन से शुरू हुआ और साल 2000 में GSAM ज्वाइन किया। 2004 तक वो सीनियर पोर्टफोलियो मैनेजर और इन्वेस्टमेंट कमेटी के को चेयर बन गए। मुंबई वापस आके 2006 में GSAM इंडिया बिजनेस को शुरू किया और डोमेस्टिक AMC के CEO भी बने रहे। सर वैंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी से MBA होने के साथ साथ CFA चार्टर होल्डर भी है। आज के इस एपिसोड में प्रशांत सर के साथ हम लोग बात करेंगे उनकी इन्वेस्टिंग जर्नी के बारे में और मार्केट में होने वाले लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में, और साथ साथ में आप लोग क्या सीख सकते हैं अभी जो सारे एपिसोड्स हुए मार्केट के अंदर उनके बारे में। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं मार्केट की बात ग्रो के साथ विद मिस्टर प्रशांत खेमका। प्रशांत सर, वेलकम टू मार्केट की बात ग्रो के साथ। कैसे हैं आप? बहुत मजे में, धन्यवाद मुझे आपके शो पे बुलाने के लिए। सर सबसे पहले तो मेरा एक सवाल ये है कि आपका, जब हम आपको एज अ गेस्ट बुला रहे थे और आपके बारे में जब हमने पढ़ना लिखना जानना शुरू किया तो पता लगा कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने किया हुआ है, देन आपने MBA किया हुआ है। तो कैपिटल मार्केट्स में ऐसा क्या आपको दिखा या किस चीज़ ने आपको कैपिटल मार्केट्स की तरफ जो है वो अट्रैक्ट किया? कैसे आप इस मार्केट से जुड़े? देखिए, पढ़ाई तो क्या है, मैं बात कर रहा हूँ 1980s की, तो तभी क्या मार्क्स अच्छे आ गए तो साइंस ले लो। हाँ, साइंस लिया तो फिर या तो मेडिकल या इंजीनियरिंग ले लो, तो इंजीनियरिंग लेकर पिताजी, मॉम ने कहा कोई फैक्ट्री वगैरह डाल लेंगे। हाँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ली। बट दरअसल जो लगाव है शेयर मार्केट के प्रति, वो शुरू हुआ बहुत जल्दी फॉर्चुनेटली। तो थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहूँगा कि मैं मिडिल क्लास फैमिली में, अंधेरी, बॉम्बे से जो फेमिलियर है, मैं अंधेरी वेस्ट में मेरी पैदाइश एंड आई वाज बॉट अप देयर। तो हमारा एक बहुत ही एटिपिकल माहौल में बचपन गुजरा है, जहाँ पे वी वर टेनेंट्स, और पूरा एक जो सोसाइटी था लैंडलॉर्ड्स का ही था, और बहुत गुने चुने टेनेंट्स थे। तो आई वाज अ मिडिल क्लास बॉय यू कैन से, और और एन अ रिच नेबरहुड इफ यू विल। तो क्या है कि ऐसे इच्छा थी कि अपने फैमिली भी पैसे कमाए, या तो जैसे क्योंकि उनके पास हमेशा सब जो भी गैजेट्स होते थे, टीवी है, फ़ोन है, वो टाइम के जो थे। तो मुझे याद है अभी भी गावस्कर और कपिल देव को ज़्यादातर मैंने पड़ोस के टीवी पे देखा है। हाँ, क्रिकेट का बड़ा फैन था। अमिताभ बच्चन की मूवीज़, वो लैंडलॉर्ड के घर पे जब वीडियो आया तो वो चलाते थे, तो हम लोग खिड़की में से कभी अंदर भी देखते थे, कभी बालकनी की खिड़की में से देखते थे। उनको AC चालू करना होता तो बालकनी बंद हो जाती, तो हमारी मूवी ख़त्म हो जाती थी। तो उस वक्त बहुत ऐसे एक फायर इन द बैली तभी से थी कि अपने भी फैमिली के लिए पैसा कमाना है, और पेरेंट्स ने भी बहुत एनकरेज किया हमेशा, और कॉन्फिडेंस दिखाया कि भाई तुम कुछ बड़ा कर सकते हो। तो मैं थिंक एंड ग्रो रिच ये बुक पढ़ रहा था 12-13 साल की उम्र में, बाय नेपोलियन हिल। बड़ी अच्छी बुक है, राइट। हाँ और जी। एनकरेज करूंगा लोगों को टू रीड। और उसी टाइम में 1985 का बड़ा बबल आया इंडियन मार्केट में। जब मार्केट 1985 टिल डेट बेस्ट ईयर है इंडियन मार्केट के लिए, जब मार्केट 100% ऊपर गया था एक साल। तो मेरे फैमिली की ग्रेट ग्रैंडफादर के टाइम से IPOs वगैरह में इन्वेस्ट करके करीबन 150 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो था। ऑड लॉट्स थे ज़्यादातर, बट जो भी हमारे जो स्टोर था, हमारा शॉप था, उसकी जो भी सेविंग्स होती थी वो उसी में इन्वेस्ट करते थे, शेयर वगैरह।
तो 1980 में सब इतने, क्योंकि मार्केट ही डबल हो गया तो कई स्टॉक तो 5-10 गुना हो गए। और जून 85 में मेरी ग्रेट ग्रैंड माँ का जब देहांत हुआ, तभी पूरी फैमिली के 30-40-50 लोग जब इकट्ठा होते थे तो सब यही बात करते थे कैसे हमारा ये शेयर में 10 गुना हो गया, ये शेयर में 20 गुना हो गया। तो मेरे दिमाग में ऐसा है कि ये थिंक एंड ग्रो रिच, मार्केट ऐसी जगह है जहाँ पे यू कैन थिंक ग्रो रिच। मुझे अपना दिमाग लगाना है, अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं और हर साल पैसे डबल करना है। और मैं देखा कि 5,000 से शुरू करो तो 11 साल में मैं करोड़पति हो जाऊंगा। तो वो इच्छा से मार्केट में एंट्री हुई थी। 86 में समझ में आया कि भाई आप डबल नहीं कर सकते हो हर साल पैसा, बट वो मार्केट की लत उस साल से लग गई। एंड फॉर्चुनेटली आज अभी 24 में है, ऑल थ्रू आउट वो एक नंबर 1 पैशन बन के बना हुआ है तब से। वाओ! मेरा ईयर ऑफ बर्थ है 86, तो आप 86 से जो है वो मार्केट में लगे हुए हैं और मैं 86 में इस दुनिया में आया था। खैर, बहुत ही अच्छा लगा सर जान के। थिंक एंड ग्रो रिच एक्चुअली में एक अच्छी किताब है टू स्टार्ट विद और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलता है उससे। अब मैं बिल्कुल करंट मार्केट सिचुएशन पे आपसे सवाल करना चाहूँगा। अगर हम इलेक्शन वाले वो रिज़ल्ट वाले 2 दिन को छोड़ दें, तो बल्कि 3 दिन को छोड़ दें, वो ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर आया। उसके बाद से मार्केट ना एक स्नेक मूव में चल रहा है, हल्का-हल्का सा ऊपर, हल्का-हल्का सा नीचे। तो ये नर्वसनेस है मार्केट की, या वो अपने वैल्यूएशन को, पीक वैल्यूएशन को पकड़ चुका है अभी तक, या आपको क्या, मतलब आपके क्या थॉट्स है करंट मार्केट सिचुएशन के ऊपर? ये भी देखिए, अपने को मार्केट ऊपर जाने की ऐसी आदत लग गई है कि धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो आप कह रहे हो कि नर्वसनेस है क्या? नर्वसनेस में तो जोर जोर से नीचे जा रहा चाहिए, राइट? तो अपनी आदत बिगड़ गई है पिछले 2-3 साल से। आई थिंक मार्च 20 के कोविड से अपने को बहुत तेजी से आगे बढ़ने की आदत लग गई है। बट देखिए क्या है कि आई थिंक पार्टली बहुत सारा पैसा साइडलाइन में था इलेक्शन के रिजल्ट्स के अंदर जाते वक्त। फॉरेन पोर्टफोलियोज में भी, डोमेस्टिक पोर्टफोलियोज में भी देखिए, दो इन्फ्लोज जो है मार्केट में, दो तरीके के, अगर कई तरीके से आप उसकी कटपीट कर सकते हो। बट एक तो होता है जब रिटेल इन्वेस्टर या एंड इन्वेस्टर, जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है, वो पैसा फंड मैनेजर को देता है, और फिर फंड मैनेजर जो होता है वो पैसा मार्केट में लगाता है। पर क्या है कि फंड मैनेजर भी कई बार कैश बिल्ड करता है पोर्टफोलियो में, particularly when events like elections are around और other such events are around, तो एक थोड़ा पोर्टफोलियो में कैश बिल्ड हो जाता है। कई फंड मैनेजर्स को इंडिया में आपने सुना होगा कि इलेक्शन के पहले उन्होंने कहा कि हमने कैश पोजीशन बढ़ाई एंड ऑल दैट। तो वो वेट करते हैं कि इलेक्शन का जो आउटकम है, वो कई कारण होते हैं कैश बिल्ड करने के, क्योंकि लिक्विडिटी रखनी पड़ती है वो टाइम। तो वो एक बार वो इवेंट चला जाता है तो फिर वो कैश वापस से डिप्लॉय करते हैं। इट इज़ पॉसिबल कि अभी जो साइजेबल कैश बिल्ड हुआ था वो एक डिप्लॉय होने का ओवर द लास्ट 2-3-4 years उसका भी कुछ इफेक्ट हुआ हो इन सर्टन सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट। बट अगर यू थिंक मोर फंडामेंटली rather than दिस फ्लो एंड टेक्निकल चीज़ों को लेकर, तो फंडामेंटली आई थिंक मार्केट राइट है या रॉन्ग है ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट मार्केट जो है उसका ये अनुमान लगा रहा है, या मार्केट ये कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा है कि देखिए जो सरकार थी, सरकार तो वही है अभी, स्टेबल सरकार लग रही है अगले 5 साल के लिए अभी, क्योंकि सीट्स हाँ कुछ कम आई है, बट कोई ऐसी, आई मीन इंडिया में 5-5 साल 10-10 साल सरकार इससे बहुत कम सीटों में भी चली है। तो ऐसा कुछ चेंज हुआ नहीं है, पॉलिसी कंटिन्यूटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि थोड़ा जो प्रायोरिटीज़ हो गवर्नमेंट की इधर उधर थोड़ी शिफ्ट होगी, बट कोई ऐसे लंबा चौड़ा अंतर नहीं दिख रहा है। मेरे हिसाब से मार्केट ये कंक्लूजन ड्रॉ करके बिजनेस एज यूजुअल की तरह कंटिन्यू कर रहा है। राइट। एक क्वेश्चन बार बार हम देख रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमारे पास भी आ रहे हैं, डेफिनेटली आप भी अगर कहीं इनसे कम्युनिकेट करें तो आपके पास भी आएगा कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। तो क्या अभी इन्वेस्ट करना सही रहेगा, SIP शुरू करना सही रहेगा, डायरेक्ट स्टॉक्स बाय करना सही रहेगा? देखिए ऑल टाइम हाई तो है ना, हमेशा ये मार्केट की क्या कह सकते हो आपके प्रवृत्ति ही है कि ऑल टाइम हाई, राइट, नेचर स्केल अप करते रहे, नेचर ही है उसकी। अगर मैं ऐसे देखने जाऊँ तो सेंसेक्स जब मैंने शुरू किया था तो शायद सेंसेक्स 250 के आसपास होगा, आज 75,000 जो है। राइट। तो ऐसे तो अगर
कितने ऑल टाइम हाइज, यानी मुझे काउंट करना पड़ेगा, बट हजारों बार ऑल टाइम हाइज हो गए। क्योंकि उसका रीजन है, आज अपनी इकोनॉमी भी तो ऑल टाइम हाई पे है। टुडे इंडिया की इकोनॉमी आज ऑल टाइम हाई पे है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स इंडिया की आज ऑल टाइम हाई पे है, या लोगों की इनकम्स ऑल टाइम हाई पे है। तो मार्केट भी इन अ इकोनॉमी लाइक इंडिया विच इज स्टिल जो डेवलप हो रही है, कई चीजें ऑल टाइम हाई पे होगी, और उससे कोई उसको लेकर चिंतित होना कोई एक वाजबी कारण। रही बात फिर इस टाइम पे इन्वेस्ट किया जाए या नहीं किया जाए, मैं पर्सनल उदाहरण दूं तो 85 से, जैसे मैंने कहा, मैंने कभी भी पैसा कैश में नहीं रखा है। मैं फिक्स डिपॉजिट में भी कभी नहीं रखता हूँ। मैं फिक्स डिपॉजिट को गारंटीड रियल लॉस समझता हूँ। क्योंकि लोगों को बहुत बहुत दिल तोड़ दिया आपने, बहुत दिल तोड़ दिया आपने। फिक्स लोग समझते हैं फिक्स डिपॉजिट इज अ गारंटीड रिटर्न, राइट, बट अगर सही में समझो आप तो वो गारंटीड रियल लॉस है। क्योंकि फिक्स डिपॉजिट ओवर टाइम, एंड मैं ये कह रहा हूँ बावजूद इसके कि कुछ 90-95% लोगों का पैसा फिक्स डिपॉजिट में पड़ा रहता है। क्योंकि फिक्स डिपॉजिट 85 से आज तक आप देखोगे तो इन्फ्लेशन भी कवर नहीं करता है, आज भी नहीं कवर कर रहा है इन्फ्लेशन। और 85 आज तक, और ऑलमोस्ट कोई कंट्री में फिक्स डिपॉजिट इन्फ्लेशन नहीं कवर करता है। आज ही देखते हैं, आज इन्फ्लेशन 5% है। आप फिक्स डिपॉजिट में से टैक्स निकाल दीजिए तो आप 5-6% नहीं कमा पाओगे। हाँ, तो इट्स ऑलमोस्ट एक अनरिटन लॉ ऑफ फाइनेंस समझ लीजिए आप इसको, जो दुनिया भर में हर जगह इन रियलिटी सही साबित हुआ है कि आप फिक्स डिपॉजिट में, एसबीआई का फिक्स डिपॉजिट पकड़ता हूं मैं, एसबीआई कोई भी बैंक का, यानी जो एकदम स्थिर बैंक हो, राइट, सेफ बैंक के फिक्स डिपॉजिट में आप इन्फ्लेशन कवर नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहता हूं गारंटीड रियल लॉस। तो अगर मार्केट के आप बाहर हो, यानी आपका पैसा समझो फिक्स डिपॉजिट में पड़ा है या इक्विवेलेंट में पड़ा है, तो वो मुझे सुहाता नहीं है। मेरे को रात को नींद नहीं आती अगर पैसा फिक्स डिपॉजिट में और मार्केट में लगा हो तो ही अच्छी तरह नींद आती है। तो मैं करीब 100% पैसा हमेशा मार्केट में रहता है, या तो ज़्यादातर इंडिया में ही, इंडियन मार्केट में रहता है, या हमारे इमर्जिंग मार्केट्स फंड है Y2 के इमर्जिंग मार्केट्स फंड में, इंडिया या इमर्जिंग मार्केट्स फंड में पैसा हर वक्त पूरा लगा रहता है, चाहे मार्केट ऑल टाइम हाई पे हो या ऑल टाइम लो पे हो। ये कहना, पहले तो ये कहना इम्पॉसिबल है। टुडे आपने कहा नीरज कि ये मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, अब हिस्टोरिकली देखो तो ये ऑल टाइम पे हाई पे है, बट हो सकता है फ्यूचर की तरफ से देखो तो आज मार्केट ऑल टाइम लो पे है। हो सकता है ये लेवल कभी फिर से देखने ही ना मिले अपने को, इसके ऊपर के ही लेवल्स मिले। तो ये कहना नामुमकिन है। एंड मेरी तो यही सलाह रहती है कि मार्केट टाइम न करने की कोशिश बिल्कुल व्यर्थ है, और फुल्ली इन्वेस्टेड रहना ये सबसे समझदारी की बात है। राइट सर, जैसे आपके पास इतनी सारी, आपके पास नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो शायद आपके लिए, मैं ये रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहता हूँ आपके लिए, और शायद मेरे लिए भी कहना आसान है कि हम फुली इन्वेस्टेड रहते हैं राइट ऑल टाइम, लेकिन एक आम आदमी सोचता है कि मैं फुली इन्वेस्टेड रहूँ तो वोलेटिलिटी से मुझे बहुत डर लगता है। अभी जैसे हम इलेक्शन डे की बात करें, रिजल्ट डे की बात करें, तो उस समय कितना मार्केट जो नीचे गिर गया, 1000 पॉइंट 1300 पॉइंट, ऐसा लग रहा था कि बस अब आज तो रुक ही नहीं रहा है मार्केट नीचे गिरने से। तो एक आम आदमी अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकता है अपनी इस जो वोलेटिलिटी है, ऑब्वियसली उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, बट अपनी फीलिंग्स को इन रिस्पांस टू वोलेटिलिटी को कैसे कंट्रोल कर सकता है कि पैनिक ना करे वो ऐसे मार्केट में? तो देखिए, उसे आंकड़े देखने चाहिए ओवर लॉन्ग टर्म, और आप इलेक्शन का ही देख लो, एक दिन बहुत ऊपर गया, फिर दूसरे दिन फिर नीचे गया, फिर आप ही जैसे कह रहे तो ऑलरेडी मंथ टू डेट एक हफ्ते में तो ऊपर ही चला गया। तो आपको, अब आम आदमी को ये जरा सोचना चाहिए, उसे जो पैसे आज खर्च करने हैं ना, वो मार्केट में न डाले। जो इस महीने उसकी जो जरूरत है वो पैसे चाहे न डाले मार्केट में। तो आपको जो पैसा सेव करके वेल्थ क्रिएट करना है, तो वो तो आपको बरसों बाद चाहिए। तो फिर ये डे टू डे अप एंड डाउन से आप क्यों परेशान होते हो? जितना लंबा होराइजन रखोगे आप, उतना ज़्यादा सेंस बनेगा कि पूरा का पूरा पैसा आप मार्केट में रखो। और देखिए, अगर हर वक्त आपकी जो इनकम, अब मेरी क्या, जब मैंने 1998 से 2017 तक मैं काम किया स्टेट स्ट्रीट ग्लोबल एडवाइजर और गोल्डमैन सैक्स, मैंने के एंड में जो भी तनख्वाह आई,
अपना जो खर्चा वर्चा था महीने का वो रहा बैंक में, बाकी पूरा का पूरा इमीडिएटली 31 को पैसा आया, एक को तो पूरा मार्केट में लग भी गया समझो, मोटा मोटा। एक की 2 तारीख हो गई, कभी 4 तारीख हो गई, उसके ज़्यादा दूर जावे तो नींद आनी, जैसे मैंने कहा, मुश्किल होगा। तो पूरा पैसा हर टाइम, अभी मैंने 98 से 2017 तक नौकरी की, 19 साल में हर महीने के एंड में मैंने पैसा डालते गया। 19 साल मल्टीप्लाई बाय 12 कर दीजिए आप, तो जो भी होता है, हाँ, 225 के आसपास। तो इतनी, क्या बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट में मैंने इन्वेस्ट किया मार्केट में, समझो, मोटा मोटा। अब कभी मार्केट ऊपर होगा, कभी मार्केट नीचे होगा, एक ऑटोमेटिक एसआईपी हो गई, और अगर इनकम ग्रो हो रही है तो एक ग्रोइंग एसआईपी हो गई। तो डी फैक्टो एसआईपी इस तरह से, चाहे फंड्स में डाला हो या डायरेक्ट स्टॉक्स में डाला हो, बट मार्केट में तो हर महीने पैसा ऐड होते गया, तो एवरेज एंट्री मिल गई। अगर आदमी को इन मार्केट में एवरेज एंट्री मिल जाए ना, उससे ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। एंड ओवर टाइम अगर आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली एवरेज एंट्री मिल जाएगी मार्केट में, क्योंकि टाइम करना इम्पॉसिबल है। तो अगर टाइम करना इम्पॉसिबल है तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आप एकदम बदकिस्मती से कहीं गलत टाइम में ना पूरा होल एंड सोल एंट्री मार दो। बट अगर आप एवरी मंथ इन्वेस्ट कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपको एवरेज मिल जाएगा। राइट। म्यूचुअल फंड्स में सर एक वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और हर कोई उसे चेज भी करता है। पहले मैं उसका मीनिंग समझना चाहूँगा आपसे, और फिर हम चर्चा करेंगे कि आज के डेट में वो कहाँ अवेलेबल हो सकता है। वो वर्ड है अल्फ़ा। तो अल्फ़ा हर जगह पे लगा रहता है कि भाई अल्फ़ा जो है वो जनरेट करना है, अल्फ़ा जो है जनरेट करना है। एक आम आदमी को अगर आप समझाना चाहें कि भाई अल्फ़ा क्या होता है, तो आप कैसे बताएंगे? देखिए, अल्फ़ा एक आउट परफॉर्मेंस को कहते हैं। अल्फ़ा, अभी जो मार्केट में रिटर्न आएगा वो तो कोई भी ला सकता है मार्केट में रिटर्न, जरा सा, यानी एक बेसिक लेवल ऑफ समझदारी से आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर दो, इंडेक्स में तो मार्केट में जो रिटर्न आएगा वो सभी को बिना दिमाग लगाए भी आ सकता है। अल्फा यानी मार्केट से कुछ ज्यादा लाना, वो इतना आसान काम नहीं है। और वो जो ऑब्वियसली 24 घंटा 365 दिन हमारे जैसे काम करते हैं, हमारी टीम काम करती है, उनके लिए भी गारंटी नहीं है कि अल्फा ला पाएंगे, क्योंकि हमारे भी कई कंपटीशन है, हर कोई अल्फा नहीं ला पाता। यूएस में तो 80% या जो भी आंकड़े हैं 80-90% फंड मैनेजर्स अंडर परफॉर्म करते हैं मार्केट को भी, तो इंडेक्स फंड बेटर होते हैं यूएस में तो। बट इंडिया में जो आंकड़े मैंने देखे हैं, ऑन एवरेज मोर देन 50% फंड मैनेजर्स अक्रॉस सब फंड्स मिलाकर आउट परफॉर्मेंस के मैंने आंकड़े जो देखे उस हिसाब से है। तो ऑन एवरेज वहाँ पे ऐड होता है वैल्यू। ऑब्वियसली कई मैनेजर्स ज़्यादा वैल्यू ऐड कर पाते हैं, कई मैनेजर्स कम वैल्यू ऐड कर पाते हैं, कई मैनेजर्स वैल्यू डिस्ट्रॉय भी करते हैं, या बट ये जो मेजरमेंट है ये ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम देखना जरूरी है। एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यानी मतलब 1 साल 2 साल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नहीं कहा जाए, एंड कोई भी एक ऐसा फिक्स टाइम देना भी उचित नहीं है कि 3 साल इज लॉन्ग टर्म। आई थिंक इट इज शुड बी मेजर्ड ओवर साइकिल्स। में ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाऊंगा, बट इट शुड बी मेजर्ड ओवर अ लाइक पॉइंट टू लाइक पॉइंट इन द साइकिल। अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो लाइक पॉइंट टू लाइक पॉइंट इन द साइकिल, यानी आप मार्केट टॉप से मार्केट टॉप पे मेजर करिए, या बॉटम से बॉटम पे मेजर करिए अक्रॉस डिफरेंट फंड हाउसेस, या मिड पॉइंट से मिड पॉइंट करिए। ऑब्वियसली ये सिर्फ हिस्टोरिकली आप देखोगे तो ही समझ में आएगा कि जैसे 2000 का मार्च वाज अ मार्केट टॉप, जनवरी 2008 वाज अ मार्केट टॉप, वैसे ही 2003 का मार्च अप्रैल वाज अ मार्केट बॉटम, 2013 का जून जुलाई कुड बी कंसिडर्ड एज अ मार्केट बॉटम व्हेन मोदी जी वाज अपॉइंटेड बाय बीजेपी पार्टी, बाद में जो रैली चालू हुई उसके पहले का। तो ऐसे लाइक पॉइंट टू लाइक पॉइंट इज द रियल कंपैरिजन बिटवीन मैनेजर्स। तो आपको सही से अंदाजा आएगा कौन कितना अल्फा ऐड कर पाता है ओवर टाइम। मतलब आसान भाषा में बोला जाए तो जो बेंचमार्क, जो इंडेक्स होता है, उससे ज़्यादा जो रिटर्न निकलता है, उस ज़्यादा रिटर्न को हम लोग जो है वो अल्फा बुला देते हैं, राइट? एब्सोल्युटली, बेंचमार्क बोल लीजिए, मैंने मार्केट वर्ड यूज किया, बट आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। बेंचमार्क यानी मार्केट, बेंचमार्क राइट, निफ्टी ले लो, BSE 500 ले लो, उसके कंपैरिजन। राइट। अभी हम जैसे सर आप बता भी रहे थे, आपने बहुत अच्छी बात ही बताई कि यूएस में
80-90% जो आपने एक बता रहा है आंकड़ा के इतने परसेंट जो है फंड मैनेजर्स बीट नहीं कर पाते मार्केट को, या वो अल्फा जनरेट नहीं कर पाते। बट इंडिया में हमेशा से मैं बोला गया है, हमने भी देखा है और आपने तो खैर पूरा उसको ऊपर से नीचे तक देखा ही है कि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी अक्रॉस ऑल दी मार्केट कैप्स, चाहे वो लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, हमेशा यहाँ पे कहीं ना कहीं अल्फा जो है वो अवेलेबल रहा है। एंड स्पेसिफिकली मिड कैप स्मॉल कैप में हम सब जानते हैं कि अच्छा रिटर्न बन जाता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वाइट ओक की जब बात आती है तो वाइट ओक किस प्रोसेस को फॉलो करके ये मिड कैप स्मॉल कैप, स्पेसिफिकली मिड कैप स्मॉल कैप में ये अल्फा जनरेटिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं? क्या वो स्टेप्स हैं, मैं जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, लार्ज मिड स्मॉल हर एक में अल्फा अपॉर्चुनिटी है और हर एक में जनरेट टीम ने किया है ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इट्स जस्ट के मिड एंड स्मॉल कैप क्या मोर इनएफिशिएंट सेगमेंट ऑफ द मार्केट। तो मैं एक क्लैरिफिकेशन जरूर देना चाहूँगा अपने लिसनर्स को कि ऐसा नहीं है स्मॉल कैप में लार्ज कैप से ज़्यादा रिटर्न बनता है, ऐसा कहीं दुनिया में ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एस्टेब्लिश नहीं है। मार्केट या बेंचमार्क, स्मॉल कैप बेंचमार्क, मिड कैप बेंचमार्क, लार्ज कैप बेंचमार्क ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिल्कुल सेम सा ही रिटर्न देगी और एटलीस्ट आगे चलते हुए यही एक्सपेक्ट करना चाहिए कि सेम रिटर्न देगी। बट क्या है, स्मॉल कैप्स ज़्यादा इनएफिशिएंट होते हैं। अभी आज बैंक है, लार्ज बैंक्स आप ले लीजिए, उनमें तो सैकड़ों लोग उन बैंकों को फॉलो कर रहे हैं काफ़ी ध्यान से, तो उनमें अल्फा जनरेट करना थोड़ा ज़्यादा चैलेंज होता है, आपके दिमाग लगा के उसमें बाकी सभी से ज़्यादा रिटर्न ला सको। बट अगर एक छोटी सी NBFC है समझो, उनमें कोई ज़्यादा लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनमें अगर आप ध्यान लगाओ, ओके, उनमें कई तो जीरो भी हो जाएगी और अपन कई बहुत बढ़िया रिटर्न भी देगी। तो वो स्मॉल कैप्स में इस वजह से, क्योंकि इनएफिशिएंसी ज़्यादा होती है, ज़्यादा अल्फा बनने की एक्सपेक्टेशन रीजनेबल है। एंड US में भी देखा गया है कि स्मॉल कैप मैनेजर्स अल्फा फिर भी ऐड कर लेते, लार्ज कैप्स बिल्कुल नहीं कर पाते। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोसेस है वो लार्ज मिड स्मॉल हर एक में एक ही है। ट्राई एंड आइडेंटिफाई अल्फा अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करो। हमारी जो फिलॉसफी है वो ये है कि बाय ग्रेट बिजनेसेस एट अट्रैक्टिव वैल्यूएशन। कहने में आसान है, करने में ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। तो उसमें ग्रेट बिजनेस में हम ये समझते हैं कि जो सुपीरियर ROIC जनरेट करती है गोइंग फॉरवर्ड, स्केलेबल बिजनेस हो, यानी मार्केट शेयर गेन कर सकता हो, फास्टर ग्रोथ देन द इकोनॉमी एंड कॉर्पोरेट सेक्टर हो, एंड जो वेल मैनेज्ड हो, आई मीन एग्जीक्यूशन ऑफ द मैनेजमेंट और गवर्नेंस ऑफ द मैनेजमेंट, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना एग्जीक्यूशन नहीं हो तो कई बैंक्स थी जो आज से 20-25 साल पहले लाइसेंस मिला था बट कहीं पे नहीं गई 25-30 साल पहले लाइसेंस, और कई बैंक से जो आज अरबों रुपया लोगों को, लाखों करोड़ों रुपए, अरबों नहीं लाखों करोड़ों रुपए उन्होंने वैल्यू क्रिएट किया। एंड द डिफरेंस इज एग्जीक्यूशन DNA एंड गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बिजनेस में सिर्फ पैसा बनेगा पर अपने माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को वो प्रोपोर्शनेटली नहीं मिला, सिर्फ कंट्रोलिंग शेयर होल्डर ने ज्यादा रख लिया, तो उसके लिए ग्रेट बिजनेस हो गया, अपने लिए ग्रेट बिजनेस शायद न हो वो। इसलिए ये चीजें हम लोग देखते हैं, सुपीरियर रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, इंक्रीमेंटल कैपिटल, स्केलेबल, वेल मैनेज्ड बोथ इन एग्जीक्यूशन एंड गवर्नेंस। एंड फिर ये सब जब हो किसी बिजनेस में तो वैल्यूएशन का अंदाजा लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओवर वैल्यूड स्टॉक खरीदोगे तो फिर कितना भी अच्छा बिजनेस हो उससे अल्फा नहीं जनरेट हो सकता। एंड वैल्यूएशन में हम लोग PE और EBITDA मल्टीपल्स वगैरह ना देख के हम लोग कैश फ्लो बेस्ड अप्रोच जो है उस पर ध्यान रखते हैं। DCF का एक एनहांस्ड या अडेप्टेड वर्जन, हम लोग उसे वाइट ओक का जो ट्रेडमार्क ये फ्रेमवर्क है, ऑप्को फिनको फ्रेमवर्क, उसके नज़रिए से वैल्यूएशन और एनालिसिस करके जहाँ पे वैल्यूएशन का सपोर्ट लगे, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लगे, वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। जहाँ पे वैल्यूएशन उचित नहीं है वहाँ पे वेट करते हैं कि जब वैल्यूएशन उचित होगा तब खरीदेंगे। सर इस फ्रेमवर्क के बारे में थोड़ा और बताना चाहेंगे आप, अगर आप सही समझे तो? नहीं, बिल्कुल। ऑप्को फिनको फ्रेमवर्क में अगर एकदम लेमन की भाषा में समझाऊं तो जैसे अगेन मैं अपने जैसे बचपन का आपको उदाहरण दे रहा था, एंड वहां से कहीं ये आइडिया भी मेरी ओरिजिनेट हुई है। तो मैं पिताजी से, दादाजी से हमेशा कहता था, अपने दुकान है, आप अड़ोस पड़ोस की दुकान क्यों नहीं खरीद के अपने अपना बिजनेस एक्सपैंड करें। या तो वो कहते थे, देख बेटा, 1 करोड़ रुपए दुकान खरीदने के लगेंगे, उसमें 1 करोड़ का अपने को सामान भरना पड़ेगा, 2 करोड़ की लागत होगी, और उस जमाने में 25% जो है, यानी 2% महीने का मारवाड़ी ब्याज चलता था। आप ले भी सकते हो, दे भी सकते हो 2% में। कम्युनिटी में, सब कम्युनिटी करीब करीब उतना ही था। तो वो साल का मोटा मोटा 25% हो गया।
राइट। तो राइट। मतलब 2 करोड़ की लागत में अगर 50 लाख रुपया छूटेगा तो दुकान नहीं करके फायदा है। नहीं तो क्या दुकान करके अपने क्या वैल्यू ऐड कर पाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ऊपर जो कमाया वो ही वैल्यूएबल है, ऐसा एक समझ में तभी आ गया। तो ये ऑप्को फिनको राइट। फ्रेमवर्क में हम लोग क्या करते हैं, कंपनी ने जितना भी, समझो सीमेंट कंपनी, सीमेंट की कंपनी है, तो उसने अपने प्लांट में, मशीनरी में जितनी भी लागत करी है और जितना भी वर्किंग कैपिटल उसका लगता है, वो हम लोग एक फिनको करके एक डीम्ड सब्सिडरी में उसको असाइन कर देते हैं। और फिर जो रेवेन्यू इबिडा कंपनी का आ रहा है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो आ रहा है, उसमें से एक डीम्ड कॉस्ट ऑफ यूजिंग दैट कैपिटल, प्लांट मशीनरी एंड वर्किंग कैपिटल, वो एक कॉस्ट देते हैं जो मैंने बताया ना, 2% महीने का या 25% साल का। तो समझो ये तो जो राइट। प्लांट मशीनरी और वर्किंग कैपिटल हो गया 2 करोड़, और जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसमें से जो ये बाकी सब खर्चे के अलावा ये एक खर्चा ऐड कर दिया उसमें, राइट। 50 लाख का समझो। अभी आज की तारीख में 25% नहीं लेते हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल, 11% लेते हैं। बट वो खर्चा देकर जो फिर बचता है वही उसको ऑप्को का कैश फ्लो कहते हैं, टैक्स वगैरह भर के। तो दैट इज रियली जो इनकम अबव 50 lakhs, इन माय एग्जांपल ऑफ द दुकान की जो एग्जांपल दी है, 50 लाख का जो उसका ब्याज वगैरह भर के जो ऊपर भर बचा, ब्याज एज वेल एज डिप्रिसिएशन, क्योंकि दुकान डिप्रिशिएट नहीं होता है, प्लांट डिप्रिशिएट होता है। तो राइट। वो देकर फिर जो एक्सेस खर्चा बचा उसको हम लोग कहते हैं एक्सेस रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल कैश फ्लो। एंड वो कैश फ्लो का जो प्रेजेंट वैल्यू है वो हो जाता है ऑप्को का वैल्यू, और जो फिनको का वैल्यू है वो तो प्लांट और वर्किंग कैपिटल का वैल्यू, वो जो है वो दोनों को मिला के जो वैल्यू होता है वो कंपनी की वैल्यू हो गई। So that is the OPCO Finco framework. You get to see what is the split between the value of OPCO and Finco, और उसके बाद में थोड़ा और एक दो चीज करके आपको मिलेगा प्राइस टू एक्सेस ROIC मल्टीपल। तो P मल्टीपल की जगह हम लोग देखते हैं प्राइस टू एक्सेस ROIC मल्टीपल ऑफ द कंपनी, और फिर वो कंपेयर करते हैं अक्रॉस कंपनीज इन एनी सेक्टर और अक्रॉस सेक्टर्स। आई होप राइट। कि मैं ग्रेट। समझा पाया हूँ इसमें। ये इन अ वे जो अगेन पहले क्या है, वो दूध वाला जो दूध ऐसे बाल्टी में से अपने टोपी में डालता था, और मम्मी को हमेशा लगता था कि कोई दूध वाला ज्यादा पानी मिलाता है। तो ऊपर से देख के उसको नहीं समझ में आता, वो उसका दही बना के उसमें से जब मक्खन निकालोगे तो समझ में आएगा कितना दूध है कितना पानी है। तो ये ऑप्को फिनको फ्रेमवर्क जो है वो दूध को पानी और बटर में सेपरेट करने का एक अप्रोच समझिए। राइट। राइट। ग्रेट। बिल्कुल से समझ आया, बेसिक आइडिया लग गया। एंड कैश फ्लो पे पूरा फोकस है, और आपका जो भी कंपनी है वो अपने कैपिटल की कॉस्ट से और अपने खर्चों से ज़्यादा जो है वो रिटर्न निकाल रही हो, कैश फ्लो निकाल रही हो, तो वो बढ़िया कंपनी है। ग्रेट। मेरे पास एक बड़ा ऑड क्वेश्चन है, बहुत ही ऑड क्वेश्चन है, आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं इसको। ये क्वेश्चन क्यों है कि काफ़ी जो आजकल बड़े यंग और एंथुजियाज्म से भरे हुए जो इन्वेस्टर्स हैं, उनमें से किसी ने मेरे को एक कमेंट में ये बात बोली थी कि म्यूचुअल फंड तो डरपोक लोगों के लिए है, जो एक जो जानदार व्यक्ति होता है, जिसको डर नहीं लगता है, वो डायरेक्ट स्टॉक्स पिक करता है। मैं आपका टेक लेना चाहूंगा इस पे कि क्या सही में म्यूचुअल फंड डरपोक लोगों के लिए है? ये देखिए, ऐसे नहीं कहूंगा डरपोक लोगों के लिए है। देखिए, काम भी, टाइम भी होना चाहिए। अब जो डॉक्टर है वो अपनी डॉक्टरी चलाएगा, कि शेयर बाजार में काम करेगा, जो टीचर है वो टीच करेगा, लॉयर है वो लॉ करेगा, और जो जिसका जो काम है मैन्युफैक्चर वो मैन्युफैक्चर। उसके पास टाइम कहाँ के पूरे टाइम शेयर बाजार में वो शेयर्स पिक करने की टाइम देवे, राइट? तो उनके लिए यही बेहतर है कि वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके ट्राई करे, समझे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से समझे, कुछ दिमाग लगाए और समझे कि कौन बेटर फंड है, वहां पर लगाए पैसा। अगर खुद करने जाएगा तो हो सकता है कि गलतियां करे, जैसे अपने बात कर रहे हैं कि कई मैनेजमेंट टीम इतना पूरा टाइम लगाकर भी आउट परफॉर्मेंस नहीं ला सकती, अंडर परफॉर्मेंस आता है। एक तो परफॉर्मेंस है, दूसरी हो गई बात रिस्क की। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर टाइम नहीं दो आप समझने के लिए और ऐसे ही पैसा लगा दो, तो एक रिस्क रहता है कि बहुत बड़ा खड्डा खोद दोगे आप, और फिर कसम खाओगे मैं कभी शेयर बाजार में पैसा नहीं डालूंगा, सिर्फ फिक्स डिपॉजिट में रखूंगा। तो वो सब करने से अच्छा एक क्या है, ऐसे व्यक्तियों के लिए फंड मैनेजर्स को देना उचित है। हाँ, जिसके पास वक्त है
जो पूरा टाइम अपना फुल टाइम, ये फुल टाइम है, जैसे डॉक्टरी फुल टाइम है, कानून फुल टाइम है, ये भी फुल टाइम है। आप फुल टाइम, आप दिमाग लगा के, आपके पास सब रिसोर्सेस है, और आप मेहनत करके फिर आइडेंटिफाई करते हो, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करते हो फंड मैनेज करने के, तो हाँ, उसके अलग ही मजे भी है, उससे आपको समझदारी भी बहुत, आई मीन सीखने को भी बहुत मिलेगा। और आप गलतियां करोगे तो सीखने की फीस भी पे करनी पड़ेगी। बट इसलिए वक्त है तो खुद कर सकते हो, वक्त नहीं है तो ये बेटर है किसी एक्सपर्ट को दे। राइट। सो बहुत ही सिंपल तरीके से आपने आंसर दिया है, एंड आई थिंक ये मैसेज सबके पास जाना ज़रूरी है कि वक्त नहीं है तो ज़बरदस्ती ना कोशिश करें खुद से फंड मैनेजर बनने की। वक्त नहीं है तो आप किसी एक व्यक्ति को, जिसके पास पूरी टीम है, पूरा समय है, पूरा उसके पास नॉलेज है, उसको आप अपने पैसे हैंड ओवर कर सकते हैं और उनको इन्वेस्ट करने दे सकते हैं। ग्रेट। अभी सर सरकार, मैं बोलूँगा कि नई सरकार जो है वो आई है, नई इन द सेंस के मोदी जी ने अपना थर्ड टर्म जो है वो संभालना अब शुरू किया है। क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है आपकी डिफरेंट इंडस्ट्री के स्टैंड पॉइंट से? इवन मैं बोलूँगा कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के स्टैंड पॉइंट से भी क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है? कोई बिग रिफॉर्म्स जो आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको लगता है कि ये सरकार जो लाने के मूड में है, या जो आपको लगता हो कि लाने चाहिए? सो मैं आपने दो पार्ट में सवाल के, दो पार्ट में जवाब दूंगा। एक तो ओवरऑल जनरल इंडस्ट्री या इकोनॉमी की, उसमें मेरी दरख्वास्त है, यही गुंजाइश है, यही आशा है कि सरकार जो पिछले कई वर्षों से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ध्यान रख के पॉलिसीज इनिशिएट करी है, जहां पे ईजियर बनाया है बिजनेस करना, उसकी तरफ निरंतर फोकस रहे। क्योंकि आज भी अभी कई वर्षों से अपनी रैंकिंग आई नहीं है। 100 पहले 2014 के पहले 143 142 कुछ रैंक थी, फिर जो लास्ट 2020 में आई वो 62-63 आई थी। समझिए अभी और इम्प्रूव हो गई होगी अपनी, समझो कि 40वीं हो गई होगी, 30वीं हो गई होगी। बट 30वीं भी समझो आप, तो उसका मतलब ये है, उसका मायना ये है कि आज 29 देश ऐसे हैं जो अपने से आगे है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो वो एक कंफर्टेबल जगह नहीं है। क्रिकेट का अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, क्रिकेट में तो अपने दूसरे स्थान पे भी आएंगे तो लोग बहुत निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे। राइट। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अपने कैसे 30वां स्थान एक्सेप्ट कर सकते हैं? वहां पर अपने को पहला स्थान लाना ओवर टाइम जरूरी है, और जितनी जल्दी अपने पहले स्थान पे आएंगे उतना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कंट्री की ग्रोथ, वेलबींग सबका उतना तेजी से इम्प्रूव होगा। अपने को डेवलप वर्ल्ड बनना है तो वो बहुत जरूरी है कि उस तरफ निरंतर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे सरकार ये एम्फसिस जारी रखे, और मेरी पूरी आशा है कि सरकार अगले 5 वर्षों में भी ये करेगी। दूसरा, अगर इंडस्ट्री की तरफ से मैं कहूं तो वो अगेन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की ही सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है। देखो, आज मैं सिंगापुर में बैठा हूं, मेरी इच्छा है कि मैं अपना काम इंडिया में बैठ के करूं, पर आज जो पॉलिसीज है अपनी देश की, वो अलाउ नहीं करती है कि मैं अपना काम इंडिया में बैठकर कर सकूं। और मैं अकेला नहीं हूं, मेरे जैसे कई लोग हैं जो आज इंडिया के बाहर बैठकर उनको काम करना पड़ रहा है, क्योंकि इंडिया में अनेबलिंग लॉज नहीं है ये करने के लिए। लेट फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली ने एक बहुत अच्छा, और मेरी भी उनसे मुलाकात हुई थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री से कई बार इंडस्ट्री वालों की जब मुलाकात किए थे 2014 में जब सरकार आई थी, उसके बाद तुरंत मिलके जेटली साहब ने एक लॉ प्रपोज किया था ताकि मेरे जैसे जो दूसरे इंडस्ट्री के लोग वापस इंडिया मूव हो सके। बट वो लॉज में काफ़ी खामियां हैं, शॉर्ट कमिंग से, जिस वजह से आज तक कोई मूव नहीं हो पाया। तो वो लॉस एक बार फिक्स करेंगे ना, तो वो सिर्फ मुझे नहीं, वो पूरे इंडस्ट्री के लिए बहुत फायदेमंद होगा। आज जैसे आईटी सर्विसेज की इंडिया में इंडस्ट्री है बेंगलोर में या ऑल ओवर द कंट्री, वैसे फाइनेंशियल सेक्टर में भी इंडिया में वो इंडस्ट्री उतनी ही बड़ी स्केल पे हो सकती है। आज जैसे आईटी सर्विसेज कंपनीज अपनी जो है बाकी दुनिया भर के कंपनीज को पीछे छोड़ दिया, आज आईबीएम से बड़ी हो गई है टीसीएस इन मार्केट, अमेरिकन कंपनीज से कंधे से कंधा क्या आगे ही चल रही है कई आंकड़ों। वैसे ही फाइनेंशियल सेक्टर में एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री भी मैं दावे के साथ कहता हूं
कि दुनिया में सबको पीछे छोड़ने का कैपेबिलिटी रखती है, पर वो आज तक कैपेबिलिटी बिल्ड करने का उनको मौका ही नहीं दिया गया है, क्योंकि कायदे कानून जो है इसके जैसे। तो चाहे वो गिफ्ट सिटी के लिए करे या ऑल ओवर कंट्री के लिए, गिफ्ट सिटी एक बहुत सुनहरा मौका है कि ये लॉज आप लागू करके देख सकते हो कि उनका क्या जो भी रिजर्वेशन है वो वहां पे आप सॉल्व करो। और वो प्रधानमंत्री का एक लॉन्ग टाइम ड्रीम भी है गिफ्ट सिटी को प्रमोट बिल्ड करने का, सिंगापुर, लंदन, न्यूयॉर्क, हांगकांग की तरह। तो जब तक ये कायदे कानून ये नहीं स्ट्रीमलाइन हो गए, तब तक गिफ्ट सिटी सिंगापुर, हांगकांग, लंदन नहीं बन सकती है। मॉरिशस, वो हो सकता है कि वो मॉरिशस जैसे, डबलिन जैसे, लग्जमबर्ग जैसे बिजनेस डेवलप कर लेवे, बट बहुत जमीन आसमान का फर्क है न्यूयॉर्क, लंदन, सिंगापुर, हांगकांग के कंपैरिजन में मॉरिशस, डबलिन, लग्जमबर्ग। तो ये पॉलिसी स्ट्रीमलाइनिंग करना बहुत एसेंशियल है। जैसे हमारे इंडस्ट्री में है और इंडस्ट्रीज में भी ये ऐसी पॉलिसी दिक्कतें होगी, ये निरंतर स्ट्रीमलाइन करना बहुत आवश्यक है। राइट। 2023 की बात करते हैं। 2023 जो ईयर था उसको नाम दिया गया स्मॉल कैप और मिड कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से 1-2 का 4 ईयर, राइट। तो 2023 में हमने काफ़ी कुछ देखा, काफ़ी स्टॉक्स हमने डबल होते हुए, बहुत मल्टीपल टाइम्स बढ़ते हुए देखे। अब मैं आपका थॉट जानना चाहता हूँ स्पेसिफिकली मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट को लेके, क्या वो सारी गैस बाहर आ चुकी है या अभी भी हमें एक 1-2 का 4 और आगे देखने को मिल सकता है एक साल में? देखिए क्या है कि पेंडुलम की एट रेस्ट, एट इक्विलिब्रियम जगह जो होती है वो सेंटर में लटकने की होती है। तो वो पेंडुलम हमेशा स्विंग इधर से उधर होता है। तो वैसे कहना जब वो स्विंग हो रहा हो तो वो कितना जाएगा वो कहना मुश्किल है। आज मुझे आप पूछिए तो मिड एंड स्मॉल कैप में देयर आर सर्टेन सेगमेंट्स ऑफ द मिड एंड स्मॉल कैप जो काफी एक्सेस जोन में है। इन एग्रीगेट में ये नहीं कहूंगा कि एक्सेस जोन में है। देयर सर्टेन सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट एंड ये सेक्टोरली अभी ज्यादा हो रहा है नीरज। कई सेक्टर्स एक्सेस जोन में है रेदर देन लार्ज मिड स्मॉल। मैं कहूंगा सेक्टर्स जो एक्सेस जोन में उनके स्मॉल कैप्स तो एकदम हाइपर जोन में है। एंड जो सेक्टर्स जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, मार्केट का रुख नहीं है, उधर स्मॉल कैप्स भी कुछ ऐसा खास नहीं कर रहे। तो अक्रॉस द बोर्ड स्मॉल कैप्स में एक्सेस हो रहा है या हाइपर तेजी आई है, ऐसा नहीं हुआ है। तो सर इसमें सेक्टर्स अगर आप एक दो एग्जांपल दे दें दोनों के, जहां ओवर वैल्यूएशन है और जहां अभी उतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ है, अगर दोनों सेक्टर्स के एग्जांपल मिल जाएं तो। बिल्कुल। तो लेट मी स्टार्ट विद जहां पे मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात जरूर कहूंगा, इवन ओवर वैल्यूड सेक्टर में भी इंडिविजुअल नाम्स आपको मिल सकते हैं जहां पे अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि नॉट एवरी स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। एंड सेम वे जो सेक्टर्स में लेट्स से एक्सेस नहीं हुआ उनमें भी कई स्टॉक्स में एक्सेस होगा और काफी में अंडर वैल्यूएशन होगी। तो ये ध्यान में रखते हुए मैं कहूँगा, एक तो फाइनेंशियल्स में आज की तारीख में तो एक्सेस नहीं दिखता है। बहुत सारे नाम में लगता है कि वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव, काफी अपॉर्चुनिटीज में दिखती है। फाइनेंशियल्स, प्राइवेट सेक्टर, बैंक्स ले लो, एनबीएफसीज ले लो, कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज ले लो, हर टाइप के फाइनेंशियल्स ले लो। राइट। आईटी सेक्टर में भी वो ही है। आईटी में चलो माना कि अभी ग्लोबल डिमांड आउटलुक खराब है, तो भी दीज आर फैंटास्टिक बिजनेसेस, अमेजिंग वेल्थ क्रिएशन करके दिया है, चाहे लार्जर कंपनीज हो, मिडिल साइज हो, स्मॉल साइज हो। तो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, ये सब जगह में मैं कहूँगा, ये 3 सेक्टर में मैं कहूँगा ब्रॉडली अभी भी काफी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज वैल्यूएशन से हर एक मार्केट कैप लेवल पे मिल रही है। 2-3 सेक्टर जहां पे मोर फेयर वैल्यूएशन जोन में कहूँ तो कंजम्पशन, चाहे वो स्टेपल हो, ड्यूरेबल्स हो, कमोडिटीज है, टेलीकॉम वगैरह, ये मोर फेयरली वैल्यूड जोन में लगती है। बट ऑन द अदर हैंड जहां पे एक बहुत ही एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हुए हैं एंड पीपल आर एक्सट्रापुलेटिंग बिजनेस मोमेंटम वेरी लॉन्ग, वहां पे मैं कहूँ तो यूटिलिटीज है, इंडस्ट्रियल्स है, रियल एस्टेट में कई पॉकेट्स है जहां पे काफी हाइपर एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हो गए हैं। एंड लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप हर जगह दिखते हैं वो एक्सपेक्टेशन, और स्मॉल कैप में तो आउट ऑफ कंट्रोल भी है कई जगह।
राइट, राइट। तो अब ऐसे में आई थिंक जो मैं समझ पाया वो ये कि कुछ सेक्टर्स बहुत हाई पे हैं, लेकिन उसमें भी इंडिविजुअल चुनिंदा स्टॉक्स मिल सकते हैं जो फेयर वैल्यू पे हो या कम वैल्यू पे हो, और कुछ सेक्टर्स बहुत लो पे हैं, लेकिन उसमें भी आपने कॉशन के साथ आगे बढ़ना है। वहाँ पे भी कुछ स्टॉक्स हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा हाइपर वैल्यूड इस समय चल रहे हो, राइट? एट ऑल टाइम्स दैट इज ट्रू, यस। सर, जब भी एक व्यक्ति, मुझे लगता है, जब वो स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ना सीखना शुरू करता है तो एक वर्ड वो ज़रूर सुनता है, एक फ्रेज़ वो ज़रूर सुनता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और हम सब भी बहुत वैल्यू इन्वेस्टिंग में खासकर हम इसकी बात करते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी होना चाहिए। आपने भी बोला कि बाइंग गुड कंपनीज एट गुड वैल्यू विल ओनली गिव यू गुड रिटर्न्स, अदरवाइज आप किसी अपसर्ड वैल्यू में बाय कर लेंगे तो दिक्कत होगी। बट मैं अगर मार्केट को देखूं तो मुझे तो आज के डेट में ऐसा लगता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी अब सिर्फ किताबों की बात रह गई है। अब हर जगह पे ओवर वैल्यूएशन चल रहा है। तो आपका क्या थॉट है इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी को लेकर करंट मार्केट में वैल्यूएशन वाइज? ओवरऑल मार्केट में हमेशा, एज आई सेड पहले, कि मैं मार्केट टाइमिंग में नहीं विश्वास रखता। इम्पॉसिबल काम है वो। डॉन की मूवी देखी होगी आपने तभी 80s में, या सुनी होगी, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नामुमकिन है, वैसी बात है। डॉन तो मूवी में फिर भी पकड़ा जाता है, बट मार्केट को टाइम करना मुश्किल ही नहीं, वाकई नामुमकिन है। तो ये कहना कि पूरा मार्केट ओवर वैल्यूड है एग्रीगेट लेवल पे, ये एक तरह से इक्विवेलेंट टू कहना है कि मार्केट टाइम का ही हो गया ना बात। राइट, गॉट योर पॉइंट। तो ऐसा सोचना मेरे हिसाब से वाजिबी नहीं है एट एनी पॉइंट इन टाइम, के मार्केट एट इन एग्रीगेट इज ओवर वैल्यूड। तो आज भी मेरा ये मानना है मार्केट इज फेयरली वैल्यूड। इट लुक्स एट द अपॉर्चुनिटीज, looks at the risks, and in aggregate, well, there is wisdom of crowds, जिसमें मैं बिलीव करता हूँ मार्केट इज फेयरली वैल्यू। उसके अंदर यस, मार्केट, द ब्यूटी इज मार्केट इज मेड अप ऑफ, मार्केट 3000 स्टॉक्स का बना है समझो। इन एग्रीगेट मार्केट इज फेयरली वैल्यूड, बट आज एक भी स्टॉक ऐसा नहीं है जो फेयरली वैल्यूड है। उसमें अगर आधे ओवर वैल्यूड है, आधे अंडर वैल्यूड है, बट एग्रीगेट में वो फेयरली वैल्यूड है। ये मेरा मानना है। तो उसमें मार्केट को आप टाइम करने की चिंता छोड़कर, आप एज एन इन्वेस्टर या एज अ फंड मैनेजर, आपको हर वक्त ये कोशिश लगी रहनी चाहिए कि आप वो अंडर वैल्यूड अच्छे स्टॉक्स लो जो इसकी वैल्यूएशन आपके फेवर में हो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ऑब्वियसली आप एकदम ही स्ट्रॉन्ग कंपनीज लोगे, लार्ज कैप स्ट्रॉन्ग कंपनीज, तो उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी थोड़ा कम होता है, क्योंकि वो ब्लू चिप्स जिसे कहते हैं, राइट। यहाँ पे थोड़ा स्मॉलर कैप, थोड़ा रिस्क ज्यादा है, वहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैन ऑल्सो बी हाई, बट देन आप गलत भी उनमें ज्यादा जा सकते हो, और उस मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक मिराज बन के रह जा सकता है, जो कभी मटीरियलाइज नहीं हो। तो वो सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। वहीं पे है जो इन्वेस्टर्स को अपना दिमाग लगाकर अगर वहां पे सक्सेसफुल हुए तो अल्फा जनरेट होता है। सर, एक रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन मेरे माइंड में अभी आया कि रिटेल इन्वेस्टर को क्या चूज करना चाहिए? ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें वोलेटिलिटी कम हो, थोड़ा बहुत वैल्यूएशन अपसाइड पे भी हो, लेकिन वोलेटिलिटी कम हो और रिटर्न के चांसेस जो है वो एक नॉर्मल रिटर्न के चांसेस ज़्यादा हो, या फिर ऐसी इन्वेस्टमेंट जहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो और रिटर्न के चांसेस भी थोड़े से ज़्यादा हो? आप रिटेल इन्वेस्टर को क्या बोलेंगे कि क्या चूज़ करना चाहिए उनको? देखिए, अगर आपने ये कैविएट दिया कि रिटेल इन्वेस्टर, तो मैं ये समझता हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर को, यानी आप कहना चाहते हो उसके पास रिसोर्सेस नहीं है रिसर्च करने का, उसके पास वक्त नहीं है पूरी तरह से रिसर्च करने का, यानी तो फिर ऐसे आदमी को तो थोड़ा सेफ्टी पहले रखना चाहिए। अगर सेफ्टी पहले रखना चाहिए तो वो कम वॉलेटाइल स्टॉक्स में देखना चाहिए, जब होता है विपरीत, उल्टा। राइट। क्योंकि लोगों को जल्दी बहुत पैसा बनाने का है, तो वो कई बार अफलातून रिस्क ले लेते हैं, एक ही सेक्टर में कॉन्सेंट्रेट, जो सेक्टर चला, जो टाइप के स्टॉक्स चल रहे उनमें कूदते हैं, फिर छोटे से छोटे, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट पेनी स्टॉक्स में जाने लग जाते हैं, लेवरेज करके जाने लग जाते हैं। तो जो होता है हकीकत में वो अलग है। एंड क्या उनका छोटे वक्त में बहुत पैसा बनता है, कम वक्त में बहुत पैसा बनता है। तो अभी आज की तारीख में सब रिटेल इन्वेस्टर हंसते हैं फंड मैनेजर पे, क्या तुम साल का 20% 25% रिटर्न की बात कर रहे हो और आउट परफॉर्मेंस की बात कर रहे हो, मेरा तो 2 महीने में 25% छूट रहा है, राइट, एक क्वार्टर में 25% आ रहा है। तो वो तेजी के ऐसे ही, तेजी में ऐसा ही होता है। तेजी में रिटेल इन्वेस्टर, ये कोई अजीबोगरीब बात नहीं है कि
तेजी के दिनों में अगर रिटेल इन्वेस्टर फंड मैनेजर को अनाप शनाप ढंग से आउट परफॉर्म करते हुए कई जन कर सकते हैं, बट वो एक मंदी का झटका आता है तो वो सब रिवर्स हो जाता है। राइट राइट। दो सेक्टर से सर मैं और आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, दो पर्टिकुलर सेक्टर्स है जिन जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, और इवन उसमें से एक सेक्टर तो ऐसा है कि जिसका एक स्टॉक ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहा था, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इस समय लोग इन सेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। वन इज़ PSU एंड अनदर इज़ डिफेंस, राइट। ये दोनों सेक्टर्स आजकल मुझे लगता है कि हर कोई PSU स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, कर भी रहा है, और डिफेंस स्टॉक में जो है वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है और कर भी रहा है। क्या इसमें भी आपको लगता है कुछ पॉकेट्स हैं ऐसी अंडर वैल्यूएशन की? अगेन एक सिंपल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उसको अब इस समय एंट्री लेनी चाहिए इन सेक्टर्स के अंदर, चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू हो या डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर हो, या उसे बिल्कुल अब और सेक्टर्स को तलाशना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, ये आपने नीरज जी बहुत सही कहा कि ये जो है दोनों सेक्टर्स काफ़ी फैंसी में है, एंड दोनों में ओवरलैप भी बहुत है, क्योंकि ज़्यादातर डिफेंस सेक्टर जो है वो PSU ही है। कई प्राइवेट कंपनीज है, मार्केट कैप में छोटी है आज, बट क्या नंबर ऑफ कंपनीज कई है। तो बहुत जरा एक सावधानी से सोचकर समझकर इन सेक्टर्स में आज निवेश करना चाहिए। ऐसे नहीं कहूंगा कि नहीं करना चाहिए, या बट ऐसा नहीं, जो रिटेल इन्वेस्टर का मैं उदाहरण दे रहा था वो बहुत नैरो पॉकेट्स में इन्वेस्ट कर देता है, तो रिटेल इन्वेस्टर की ये एक इनहेरेंट प्रॉब्लम रही है, जो रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पाते। वो 2007 में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट में ही सब डाल रहे थे। 1999 और 2000 में सिर्फ टेक्नोलॉजी, मीडिया, उनमें ही डाल रहे थे, क्योंकि वो माहौल पूरा ऐसा हो जाता है। मीडिया में आप किससे भी मिलो कि भाई अभी तो टेक्नोलॉजी का ही जमाना है, इंडिया की IT सर्विस कंपनी तो इतनी, और वो ग्रो भी हो रही है 150%, तो उसी में डालो। जो गिरता है वो जबरदस्त गिरता है। 2006-07 में आपको याद होगा सिर्फ रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर, सिर्फ उसी में। आज सिर्फ डिफेंस और PSU के अलावा कुछ नहीं दिखता। जब उनमें फिर अगर पलटता है वो, तो इतनी भारी चोट लगती है कि उससे रिकवर होने में साल नहीं दशक के दशक लग जाते हैं। तो वो एक बहुत सावधानी से निवेश करो इनमें, बट एक रिस्क मैनेज करके आपका पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा आप इन सेक्टर्स की कंपनियों में कर रहे हैं, वो देखना जरूरी। आज मार्केट में, पूरा मार्केट में अगर आप आंकलन करोगे तो डिफेंस के स्टॉक्स 2-3% से ज्यादा नहीं है मार्केट में। पर अगर रिटेल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में देखोगे तो ये 20-30% से ज्यादा मिलेगी आपको, और ज्यादा मिलेंगे। तो बहुत हाई रिस्क है नीरज जी। बिल्कुल समझ पा रहा हूँ, कनेक्ट भी कर पा रहा हूँ। 2006-07 में मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था। 2006 में सेकंड ईयर में था मैं, और मुझे याद है बहुत बड़ी कंपनीज़ का मैं नाम ले देता हूँ कुछ, जैसे कि DLF वगैरह के IPOs भी जो है उसी टाइम के अराउंड जो है वो आए थे, और यूनिटेक करके भी एक कंपनी होती थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनके भी IPOs इस टाइम पे आए थे, और सब ऐसे पैसे उसमें लगा रहे थे जैसे सेकेंड मौका ही नहीं मिलेगा। एंड एज यू राइटली सेड के मुझे ये सुन के बड़ा अच्छा लगा कि आपने जो 3 एग्जांपल्स दिए, 1999-98 का, और अभी हमने 2007 का एग्जांपल, और अभी रीसेंट एग्जांपल। बेचारा रिटेल इन्वेस्टर हमेशा फंस जाता है हाई वैल्यूएशन पे, और खासकर सेक्टोरल स्टॉक्स के अंदर, और फिर वो वहाँ पे जो है काफ़ी नुकसान अपना कर बैठता है। खैर, बहुत ही अच्छी लर्निंग, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है रिटेल इन्वेस्टर के लिए। और आपने बहुत अच्छे से, एक बात मुझे और अच्छी लगी सर, जो आपने बताया ना कि पूरी मार्केट में 2-3% डिफेंस स्टॉक्स होंगे और आप अपने पोर्टफोलियो में 20-30% भर के बैठे हुए, तो वो डेफिनेटली आपका पोर्टफोलियो उस तरफ ज़्यादा झुकाव रख रहा है, और ये ध्यान देने वाली बात है। मैं वाइट ओक की बात करता हूँ। वाइट ओक ने कुछ ऐसे स्टॉक्स ढूंढे अपने पोर्टफोलियो के लिए, मैं नाम भी ले देता हूँ, टीम ने रिसर्च करा है, CG पावर, ABB, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जिन्होंने आपके पोर्टफोलियो की कंपाउंडिंग को जो है वो 4 चांद लगाए, अगर मैं थोड़ी फैंसी भाषा में बोलूँ तो। क्या थॉट प्रोसेस, आपने एक बेसिक थॉट प्रोसेस तो अपना बताया कि कैसे वाइट ओक जो है वो स्टॉक सेलेक्ट करता है, लेकिन इनकी कुछ स्टोरी लाइन है इन स्टॉक्स की कि क्यों ये बहुत ज़्यादा पसंद आए, और क्या आपका थॉट था उस समय इन स्टॉक्स को सेलेक्ट करते समय? देखिए, बिकॉज रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, हम किसी स्पेसिफिक स्टॉक की बात नहीं कर पाएंगे, बट अगर मैं मोर ब्रॉडली समझो ऐसे हाई परफॉर्मिंग स्टॉक्स जो है पोर्टफोलियो में उनकी बात करूं, तो ये वही है। पहले तो एक रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से नीरज जी बहुत जरूरी है कि आप किसी भी सेक्टर को बहुत बड़ा ना होने दें अपने पोर्टफोलियो में, और किसी भी सेक्टर्स को जीरो भी ना, कोशिश करनी चाहिए कि जीरो ना रखो।
अभी एकदम छोटा सेक्टर है, समझो कि हमारे पास होटल कंपनीज भी है, पर एक उदाहरण दे रहा हूँ। होटल सेक्टर जो है 1% से कम है मार्केट का बेंचमार्क का, तो भी वो अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो ऐसे कोई बड़ा रिस्क नहीं है। बट अगर आपके पास फाइनेंशियल्स ही नहीं है पोर्टफोलियो में, जो मार्केट में 25-30% है, तो वो बहुत बड़ा रिस्क है फ्रॉम ए अल्फा जनरेशन पर्सपेक्टिव से ले। तो वैसे ही ये जो आपने कई उदाहरण दिए, वैसे कई और भी कंपनियां जो इंडस्ट्रियल्स में है, इंडस्ट्रियल और पीएसयू में है, और कई तो इंडस्ट्रियल भी है और पीएसयू भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हर एक सेक्टर के हमारे एक एक्सपर्ट्स हैं, एंड उनको एक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज और स्टॉक्स दिया जाता है कि आप इनमें से अल्फा अपॉर्चुनिटीज एक्सट्रैक्ट करो, ये ध्यान में रखते हुए कि अपने को कंपनीज चाहिए जो सुपीरियर रिटर्न ऑन इंक्रीमेंटल कैपिटल, स्केलेबल और वेल मैनेज्ड हो, एंड वैल्यूएशन जहां पे रिलेटिवली अट्रैक्टिव हो, बिकॉज ऑल वैल्यूएशंस आर रिलेटिव। आज अंधेरी में एक पर स्क्वायर फुट रियल एस्टेट का दाम है, एक मलबार हिल पे है, एक वर्ली में है, वो सब रिलेटिव टू ईच अदर है, वरना एक स्क्वायर फुट जमीन का दाम कोई स्टैंडर्ड नहीं है वर्ल्ड में। वैसे ही हर एक स्टॉक का वैल्यू जो है वो रिलेटिव टू अदर नेम्स। तो ये ऐसे जहाँ पे हमको अट्रैक्टिव स्टॉक्स मिलते हैं, वहां पे हम निवेश करते हैं हर एक सेक्टर में। अभी क्या है, इंडस्ट्रियल्स और पीएसयू ने इतना जोर का रिटर्न दिया है पिछले साल 2 साल में कि उनके अंदर कई जो स्टॉक्स हमारी टीम ने आइडेंटिफाई किए थे, उन्होंने हो सका उससे भी बहुत तेज रिटर्न दे दिया। अब फाइनेंशियल्स अभी नहीं हिल रहे हैं, आईटी सर्विसेज नहीं हिल रही है मार्केट में, तो वहां पे भी बहुत अच्छे स्टॉक्स है, बट वो इतने रिटर्न अभी हो सकता है पोर्टफोलियो में न दे पाए। बट अगर अगले 2-4 सालों में, आज से आज अपने 3 साल पहले की बात करें, 2018-19 की बात करें, जब टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, तब अगर अपने ये चर्चा कर रहे होते तो आप हमें हमारे पोर्टफोलियो के सब टेक स्टॉक्स की, पर्टिकुलरली मिड कैप स्टॉक्स का उदाहरण दे रहे होते, क्योंकि वो 2 गुना 4 गुना 5 गुना हो गया था। तभी भी हमारे पोर्टफोलियो में इंडस्ट्रियल्स हो गए, बट तभी इंडस्ट्रियल्स का कोई पूछने वाला ही नहीं था इंडस्ट्रियल्स को, तभी वो मार्केट में भी नहीं चला, हमारे पोर्टफोलियो में भी नहीं चला। तभी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स बहुत चल गए, उसके फिर कोई बार फाइनेंशियल्स बहुत चल गए। तो वैसे पोर्टफोलियो में हर कभी कौन सा सेक्टर चलेगा किसी को नहीं पता, इसे बाद में ही समझ में आता है। तो हम हर एक सेक्टर में टीम जो चुनिंदा शेयर्स होते हैं उनको लेकर रखती है, जो सेक्टर न चले या नीचे जाए उनमें भी हमारी ये कोशिश रहती है कि हमारे स्टॉक्स जो है उनमें अगर मार्केट में कोई सेक्टर 25% नीचे जाता है, बट अगर हम सिर्फ 15% नीचे जाए तो वो बचत हुई ना 10% की, बचत भी कमाई ही है, राइट। तो जो सेक्टर खराब कर रहे हैं हम कम खराब करें, जो सेक्टर ठीक कर रहे हैं हम उनसे अच्छा करें, और जो सेक्टर बहुत अच्छा कर रहे हैं उनके स्टॉक्स जो हमारे पोर्टफोलियो में हमारे उनसे भी अच्छा करें, ये कोशिश रहती है। और जो आपने उदाहरण दिए वो चंद ये ऑब्वियसली ये हर कोशिश रहती है, हर बार 100% किसी की सफलता नहीं होती है। अभी रॉजर फेडरर ने ट्वीट किया था कि उसकी पूरी लाइफ में उन्होंने सिर्फ 54% टाइम उनके पॉइंट्स वो जीते हैं, नंबर 1 है, बट 46% पॉइंट्स वो हारे हैं। वैसे ही मार्केट में भी अगर किसी फंड मैनेजर का 54% सही जाता है तो वो एकदम स्टार फंड मैनेजर हो जाता है ना। तो गलतियां तो होती ही है, ये स्पोर्ट ही है, इन्वेस्टिंग भी एक तरीके से भी बहुत गलतियां होती है। आपने नीरज जी धन्यवाद कि आपने जो सही स्टॉक्स रहे उनका मिसाल। राइट सर, FY24 की बात करें तो रिजल्ट सब रैप अप हो चुके हैं ऑलमोस्ट, सब जो बड़ी कंपनीज के रिजल्ट आने थे वो सब हमारे सामने है। क्या जो है हमारे यहाँ से टेक अवेज जो है वो क्या है, कहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट्स मिली, कहाँ पे आपको लगा कि बेटर देन दी एक्सपेक्टेशन किया है? सो ओवरऑल नीरज जी रिजल्ट्स जो थे वो अच्छे थे, इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस थे। करीबन मिड टीन्स ग्रोथ, एग्जैक्ट नंबर अभी भी क्योंकि कोई कंपनी के आ रहे हैं, मिड टीन्स क्लोज टू लो टू मिड टीन्स अर्निंग्स ग्रोथ फॉर द ईयर देखने को मिलेगा एट द एंड, विच इज बहुत रोबस्ट है। पिछले 4 साल का आप देखो तो करीबन 18% अर्निंग्स ग्रोथ रहा है। तो मार्केट जो न्यू हाइस कर रहा है वो इसलिए भी कर रहा है क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो अगले साल भी आशा यही है कि लो टू मिड टीन्स ग्रोथ जारी रहेगा कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए। अब विद इन द कॉर्पोरेट सेक्टर कहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, तो ये इंडस्ट्रियल्स में बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आए हैं,
ऑब्वियसली शेयर बहुत मार्केट में जो अपने बात कर रहे थे स्टॉक प्राइस बहुत चढ़ गए, इट वाज मोर टू डू विद कि कितना एक्सट्रापोलेट किया जाए इनको फ्यूचर में। रिजल्ट्स तो अच्छे आ रहे हैं इनके, बहुत अच्छे आ रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जो आपने कई उदाहरण दिया, बड़ी बड़ी कंपनियों के 30, 35, 40% ग्रोथ आ रही है, ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग ग्रो हो रही है और वो सब अच्छा है। इंटरेस्टिंगली फाइनेंशियल सेक्टर का भी काफी अच्छा रिजल्ट आया है ओवरऑल। और साल भर का देखो कोई जगह डिपॉजिट ग्रोथ थोड़ी वीक हो गई है, थोड़ा रिस्क है जो अभी आरबीआई भी काफी फोकस्ड है कि भी एनपीएल्स ना इंक्रीज हो अनसिक्योर्ड लोन्स पे एंड ऑल दैट। बट ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर में भी बहुत तंदुरुस्त परिणाम आए हैं। आईटी सेक्टर में थोड़े कमजोर आए हैं क्योंकि यूएस में स्पेंडिंग एनवायरनमेंट थोड़ा वीक है ग्लोबली। तो आईटी क्या है, ग्लोबल कैपेक्स पे चलता है, इंडस्ट्रियल इंडिया के कैपेक्स पे चलता है। इंडिया का कैपेक्स बहुत स्ट्रांग है, आज की तारीख में ग्लोबल कैपेक्स स्लो है, तो इसलिए आईटी सेक्टर थोड़ा कमजोर रिजल्ट्स आया है। बाकी कंजम्पशन के भी थोड़े वीक आए हैं क्योंकि थोड़ा रूरल एरियाज में कंजम्पशन वीक रहा है। तो काफी मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, कई कंपनी जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दिए, बट ओवरऑल कंजम्पशन में थोड़ा वीक है। तो ये सम पुट्स एंड टेक्स है मार्केट में, जो हर वक्त एक मिक्स्ड बैग होता है, बट ऑन द होल अच्छा परिणाम। राइट सर, लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे ये लगता है कि हम हमेशा ये देखते हैं कि नेक्स्ट क्या बड़ी चीज़ आने वाली है, जिसे मेगा ट्रेंड भी बुला देते हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि मेगा ट्रेंड इस समय आपको आता हुआ दिख रहा है, ताकि हम उसके हिसाब से अपना एक स्टैंड ले पाएँ मार्केट में, अगर हम उस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर पाएँ? क्या मेगा ट्रेंड सर आपको दिख रहा है आने वाले कुछ समय में? सर्टनली देखिए नीरज जी, पहले मैं एक कैवियट दूंगा, एक चेतावनी दूंगा कि ये मेगा ट्रेंड में जरूरी नहीं है इन्वेस्ट करके पैसा बने ही। कई बार आप देखिए बना भी है बहुत पैसा और पूरी तरह नुकसान भी हुआ है। जो सर एग्जाम्पल वही 99 का जो एग्जाम्पल था, 99-2000 का, टेक्नोलॉजी एक बड़ा मेगा ट्रेंड था। और आज भी आप देखिए 25 साल में टेक्नोलॉजी तो निरंतर आगे बढ़ रहा है, राइट? तो ऐसे नहीं वो ट्रेंड नहीं हुआ, बट पैसा बहुत टूटा लोगों को 2000 के बाद में, क्योंकि आपने जरूरत से ज्यादा उनको ऊपर टांग दिया था वो सेक्टर को। वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर तो इंडिया का 2007 से भी बनता ही आ रहा है, बट वो से एक बहुत अलग हो गए थे। तो अभी ये जो सब एक ट्रेंड्स है, इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड आउट है, ये सब बड़े ट्रेंड्स इंडिया में रहेंगे। पर आपको उसके कंपैरिजन में ऑलरेडी वो ट्रेंड्स बहुत वाइडली फॉलोड हो जाए एंड एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाए, तो फिर उनमें एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने के हिसाब से वो एक रिस्क भी पैदा हो जाता है। ट्रेंड्स भले चलते रहेंगे बट मार्केट में वो शायद रिटर्न ना आए। बट ये चेतावनी, ये कैविएट के अलावा, डिस्क्लेमर के अलावा मैं अगर कहूँ तो अपने लाइफ टाइम के अभी आगे 1-2 दशकों में जो बड़े ट्रेंड्स है जो कि सबको पता है, वो एक तो ये पूरा जो इलेक्ट्रिफिकेशन जो है ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ये अभी भी अर्ली स्टेजेस में बहुत बड़ा ट्रेंड है। फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल फ्यूल की तरफ, एंड एक तो वो, और एक जो इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स जो है, हाँ बीच में हाइब्रिड्स भी आएगा, बट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू इलेक्ट्रिक, ये दोनों थोड़े कनेक्टेड भी है इन अ वे। बोथ जो है, दोनों जो है फॉसिल फ्यूल से मूव अवे होकर एक रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी की तरफ जा रहा है। ये बहुत दो मेजर मेगा ट्रेंड्स अगले 20 साल तक, 30 साल तक, या रेस्ट ऑफ आवर लाइफ्स तक वो अपने को देखने मिलेंगे। दूसरा जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो तो निरंतर जारी है। एंड यू नो, जैसे मोबाइल अभी ये जो है अपना, इट्स लाइक सुपर कंप्यूटर अपने पॉकेट में। बिल्कुल। पहले जब मैं जो 80-90 की जो उदाहरण दे रहा था, तभी पेनिट्रेशन इंडिया में 1% पेनिट्रेशन था टेलीफोन का, वायरलाइन टेलीफोन का। पिताजी ने जब फोन के लिए एप्लीकेशन किया था जनरल लाइन कैटेगरी में MTNL का, तो 10 साल का हमारा वेटिंग पीरियड था। आप लोग भूल जाते हैं, आपके शायद धीरे धीरे आपके जनरेशन के लोगों को ये पता नहीं है। नहीं सर, लैंडलाइन मुझे पता है, हमारे यहाँ पे लड्डू बटे थे, ये पता है लैंडलाइन लगने पे। 10 साल का गैप नहीं पता है। पूरे शहर में खबर फैल जाती थी, घर में फोन आ गया। तो हमारे पड़ोस में फोन था, उन लोग बोलते थे अरे
फोन आया है आपका, हम लोग जाकर सुन ये लेते। देखा सर मैंने, ये देखा मैंने। पर आपके कई जो लिसनर है उनको ये पता नहीं होगा आज शायद। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल। 10 साल जनरल है, हम लोग ने इमरजेंसी एप्लीकेशन की, उसमें 1 साल में फिर वो फोन वायरलाइन कनेक्शन आया। आज वायरलाइन हो वायरलेस हो फर्क नहीं पड़ता, इंपॉर्टेंट चीज है कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी। आज 80-90% लोग, आप दुकान में जाइए और बाहर फोन लेके निकल जाइए और कॉल कर लीजिए। एंड ऐसे भी नहीं कि घर पे बैठ के ही आप फोन कर सकते हो, आप जहां पर हो वहां पर फोन कर लीजिए। तो ये जो प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट हुई है, अनबिलीवेबल हुई है। इसके साथ आप इंटरनेट को ज्वाइन कर लीजिए, राइट। जो पहले फीचर फोन्स आए थे नोकिया और वो सब, उसमें इंटरनेट था। तो मोबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, मोबिलिटी ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट तो था ही नहीं 95 के पहले, राइट। तो इनसे जो ये एक पैरेलल है कि ये चल रहा है, अपने ये नोटिस नहीं करते क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होते रहता है ये। बट आज से ये 10-15-20 साल में ये जो और क्या क्या नहीं कर सकेगा, वो भी एक इन इटसेल्फ एक मेगा ट्रेंड है। उसमें से पैसा कैसे कमाया जाए, वो और कहाँ कमाए जाएंगे, लॉट ऑफ ये जो मेगा ट्रेंड्स, इसमें पैसा कमाते हैं अमेरिकन कंपनियां। बट ऑब्वियसली इसको लेकर इंडिया में भी अगर आप देखो तो कई कंपनियां हैं जो अपना बिजनेस मॉडल, और लाखों करोड़ों की कंपनियां हो गई है वो। मोस्ट ऑफ दिस ई कॉमर्स, जो अगर आप मार्केट ट्रेंड पूछिएगा तो ऑब्वियसली 2020 में ये सब आईपीओस वगैरह आए थे और बहुत आसमान में इनके दाम हो गए थे, और आईपीओस भी बहुत ओवर सब्सक्राइब हुए थे, और बाद में 22 में बहुत बुरा इन पे नैस्डैक टूटा, तो इन पे भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। बट हो सकता है अगले 10-20 साल में ऐसे बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स आएंगे जहाँ पे, यूएस में भी देखिए 2000 साल की में .com बबल हुआ था, और फिर 2001 में भयंकर, 2000 से लेके 2001-2 तक भयंकर उनमें क्रैश आया। पर फिर वहां से आज कई कंपनी जो है, अमेजॉन, गूगल, एप्पल भी एक्चुअली कुछ भी करो इंटर रिलेटेड तो इसी पे है, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, ये सब आज वहां से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी हो गई है। दुनिया में टॉप 5 कंपनीज वही है। इंडिया में भी एक वो मेगा ट्रेंड मेरे हिसाब से रहेगा कि जो ये न्यू एज कंपनीज है, जो 21-22 में बहुत ऊंचा गई थी, फिर नीचे आ गई, बट अभी इनमें भी एक एग्जिस्टिंग कंपनीज, सिर्फ जरूरी नहीं है, बहुत नई कंपनीज भी आएगी जो बहुत ऊंची डेवलपमेंट्स ऑन द बैक ऑफ दैट बहुत वेल्थ क्रिएट करेगी इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये थॉट के साथ में आपको वो क्वेश्चन आपका आंसर करूँ। राइट सर, आखिरी क्वेश्चन है मेरा आपसे। अभी इलेक्शंस जो है वो चले गए हैं और कई इन्वेस्टर्स इंतज़ार में रहते हैं कि अब कौन सा फ्यूचर इवेंट आने वाला है जिसमें मार्केट में एक वेव या फिर एक वोलेटिलिटी दिखेगी, चाहे ऊपर या नीचे साइड, दोनों साइड के लिए तैयार रहते हैं। तो हम उसमें कुछ पैसा बनाने की कोशिश करेंगे। तो आपको कौन सा ऐसा फ्यूचर इवेंट लग रहा है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो मार्केट पे इम्पैक्ट डालेगा, ट्रिगर होगी मार्केट जिससे? पहले तो मैं फिर एक कैवेट दे दूं, ऐसे इन्वेस्टमेंट से पैसा बनाना, कोई उसका वो कोई फॉर्मूला नहीं है। और ये एक विशफुल थिंकिंग रहती है कि इसमें से पैसा, मुझे पता नहीं इलेक्शन के उतार चढ़ाव से कितने जनों ने पैसा बनाया, हमने तो नहीं बनाया और ना ही कोशिश। और आज तक कुछ ऐसा देखा नहीं कि किस्मत लग गई, वो तो कॉइन टॉस है, कभी आपके फेवर में कभी किसी और। तो पहले वो कहते हैं। फिर इवेंट्स तो क्या है ना, देखिए ज्यादातर नेगेटिव इवेंट्स ही इवेंट्स की तरफ आते हैं, अचानक से। पॉजिटिव जो होता है वो आपको एक्चुअली धीरे धीरे पता चलता है। नेगेटिव एकदम अचानक से आता है, जैसे कोविड एकदम अचानक से आ गया, रशिया ने यूक्रेन पे एकदम अचानक से कर दिया। हर बार ऐसे नहीं होता है, कई बार वैसे भी होता है, बट इट्स लाइक जैसे बच्चा जब घर में आता है तो 9 महीने पहले आपको इंडिकेशन दे देता है खुशखबरी की। बट हार्ट अटैक एकदम झटके से आता है, अचानक से आता है। वो फॉर वार्निंग इतनी नहीं दे, कई बार देते अगर आप ध्यान से एनालाइज करो ना। पर वैसे तो कोई ऐसा पॉजिटिव ट्रिगर ऐसा कुछ लगता नहीं है मुझे सामने जो अचानक से मार्केट को कोई बहुत बड़ा रीरेट कर दे। हाँ, बहुत सारे जो सभी को पता है कि फेड इंटरेस्ट रेट्स कट करेगी, इन्फ्लेशन कम हो रहा है, एंड देन देयर इज सम विशफुल थिंकिंग भी आप कभी सोच सकते हो कि कभी कुछ रशिया, यूक्रेन और मिडिल ईस्ट इसका सब सॉल्व हो जाए। बट आज वो कुछ नेगेटिवली अफेक्ट नहीं कर रहे हैं मार्केट को, अभी वो सब बिजनेस एज यूजुअल हो। कोविड भी कहीं गया नहीं है, बट वो बिजनेस एज यूजुअल हो गया, वॉर्स बिजनेस एज यूजुअल हो गया, इनका कोई मार्केट से ऐसा नेगेटिव इवेंट्स मेरे हिसाब से कोई अभी ऐसा कोई दिख नहीं रहा। जो वो यूजुअल है वो तो यूजुअल सस्पेक्ट्स, लो प्रोबेबिलिटी इवेंट्स तो सब
हमेशा रहते हैं कि कहीं कुछ बम बम फूट गया या कहीं कोविड का फिर से कुछ ये आ गया, उस वो सबको लेके अपने अपना जीवन नहीं यू नो व्यतीत कर सकते। तो ऐसे छोड़ के कोई ऐसा हाई प्रोबेबिलिटी नेगेटिव इवेंट दिख नहीं रहा। हाँ, जो इम्पोर्टेंट इवेंट है वो अभी बजट है, जो आपने पहले कहा। पॉलिसी वगैरह जो अपने बात कर रहे थे, गवर्नमेंट पॉलिसी, इन्वेस्टर्स का बहुत ध्यान होगा बजट पे, ये समझने के हिसाब से कि भाई ये गवर्नमेंट अगले 5 साल में कैसा रुख रख सकती है। उस हिसाब से ये फर्स्ट बजट होगा ये गवर्नमेंट का, तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट होगा ध्यान रखने के लिए। आई डोंट सी कोई ऐसा शॉकिंग आना चाहिए, बट एक महीने में पता चलेगा। राइट सर, एक थॉट है आपसे मैं जानना चाहूँगा। अब बजट की जब आपने बात करी है कि एक इवेंट, छोटा इवेंट आ रहा है, क्या लगता है इस बार सरकार थोड़ा इन्वेस्टर फ्रेंडली होके कुछ, या टैक्स पेयर फ्रेंडली होके कुछ करेंगी? क्योंकि अभी हमें दिखा के बहुत बड़ी मेजॉरिटी नहीं मिल पाई, जैसा एक्सपेक्टेशन थी वो मेजॉरिटी नहीं मिल पाई। तो क्या इसका इम्पैक्ट इस बजट पे दिख सकता है कि गवर्नमेंट थोड़ा पॉपुलिस्ट बजट जिसे बोलते हैं वो लेके आने की कोशिश करेगी यहाँ पे? देखिए, पॉपुलिस्ट बजट में कोई हर्जा मुझे नहीं लगता है। अगर आप मुझे सबसे मेन है कि आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कुछ नेगेटिव मत करिए, एंड जितना हो सके पॉजिटिव करिए। पॉपुलिस्ट यानी कि अगर आप थोड़ी बहुत समझो ना, वीकर सेक्शंस के लिए थोड़ी स्कीम्स अगर आप लाते हो, और अगर वो जैसे अपने पिछले कई सालों में देखा है कि एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट होती है, तो उससे कोई मुझे नहीं लगता मार्केट में ज्यादा नाराजगी आएगी। बट हाँ, अगर आप टैक्स और बढ़ाते हो, जहाँ पे जिन जगह पे ऑलरेडी टैक्स की बहुत बड़ी मार्केट, तो टैक्स की बड़ी कलेक्शन है मार्केट से, राइट, उसमें कुछ गलत नहीं है। बट कई टैक्सेस है अपने मार्केट में, और बढ़ते हैं समझो, या कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं इन जनरल, नॉट जस्ट मार्केट को लेके बट इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड को लेकर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर आगे नहीं बढ़ता है, तो वो नेगेटिव ज़्यादा रहेगा मेरे हिसाब से, जो मार्केट ध्यान देगी। पॉपुलिस्ट, मैं तो कहता हूँ दोनों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी करो और पॉपुलिस्ट भी करना है वो करो, दोनों करो, मार्केट को कोई हर्जा नहीं है मेरे हिसाब से, इन्वेस्टरों को कोई हर्जा नहीं उसमें। राइट सर, जाने से पहले हाँ जी प्लीज सर, प्लीज। फिस्कल सिचुएशन काफी स्ट्रांग है अपनी, मैं ये नहीं कहता हूँ उसे वीकन कर दो, बट जो अपनी ग्रोथ है, अगर आप फिस्कल सिचुएशन बनाए भी रखते हो, तो ग्रोथ जो कंट्री की है उससे काफी फिस्कल रूम है कि कुछ पॉपुलिस्ट मेजर्स करो तो भी कुछ स्ट्रेन नहीं पड़े फिस्कल डेफिसिट में। राइट सर, जाने से पहले रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए दिल से कोई मैसेज आप देना चाहते हो, जो इन्वेस्टिंग करना सीख रहे हैं, इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, कुछ गाइडेंस, कुछ आपका जो इतना लंबा एक्सपीरियंस है, मेरी एज से भी ज़्यादा जो आपका एक्सपीरियंस है, उससे आप कुछ मैसेज अगर देना चाहते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को, जो उनको काफ़ी हेल्प कर पाए इन्वेस्टिंग में, तो प्लीज़। मैं सिर्फ ये करूँगा, पर्सनल उदाहरण, पर्सनल एग्जाम्पल से, एक्सपीरियंस से मैं ये कहूँगा, स्टे फुल्ली इन्वेस्टेड एट ऑल टाइम्स, डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट एट एनी टाइम। अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है तो उस हिसाब से आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलके या जो भी है वो आप थोड़ा एलोकेशन कम ज़्यादा कर सकते हो, बट डोंट, वो स्ट्रक्चरल रखिए, उसको टाइम करने की कोशिश मत कीजिए। ऑब्वियसली मैं तो 100% एक्विटी वाला, तो मेरी तो वही सलाह लेगी, पर वो एज के हिसाब से और आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप मॉडरेट कर सकते हो। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए। अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टर हो, रिटेल इन्वेस्टर हो, तो रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए। मार्केट आपको 10-12% रिटर्न देगा ओवर टाइम, सालाना। यानी कहने का मतलब उससे ज्यादा की, वो रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है। अभी क्या देगा वो तो मार्केट को ही पता है आगे, और मार्केट को भी शायद नहीं पता है, बट आशा रखनी चाहिए 10-12% की, जो कि इन लाइन विद नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है। राइट। तो ये पिछले 1-2-3 साल का उदाहरण लेके आप ये मत समझिएगा कि 25-50% रिटर्न हर साल आ सकता है, और लेवरेज करके पैसा मत डालिएगा। स्टे फुल्ली इन्वेस्टेड बट डोंट लेवरेज। तो ये 2-3 जो है, एक तो स्टे फुल्ली इन्वेस्टेड, डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट, एंड मैनेज योर रिस्क प्रॉपरली अगर इफ यू आर इन्वेस्टिंग डायरेक्टली।
राइट, राइट। आई थिंक सर मैं तो बहुत एंजॉय किया इस पूरी अपनी टॉक को, बहुत कुछ सीखने को मिला। आपने जिस सरलता से, जिस सिंप्लिसिटी से बताया वो बहुत एंजॉयबल था। उम्मीद करता हूँ कि हमारा ऑडियंस भी जो है इससे बहुत कुछ सीखेगा, अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को सक्सेसफुली आगे बढ़ाएगा। थैंक यू बहुत वेरी मच बहुत प्रशांत सर। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। थैंक यू। तो आइए अब समराइज कर लेते हैं आज के इस पूरे के पूरे सेशन को। तो सबसे पहली बात हमने करी क्या मार्केट में ऑल टाइम हाई पे तो इन्वेस्ट करना चाहिए क्या, और खेमका जी ने इसका बहुत ही जबरदस्त जवाब दिया कि मार्केट फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी ऑल टाइम लो पे है। साथ साथ में हमने एफडीज के ऊपर चर्चा करी कि एफडी एक गारंटेड स्कीम है अपने पैसे की वैल्यू को गवाने की। हमने फिर एक और चर्चा करी थी कि एक रिटेल इन्वेस्टर जो है वो वोलेटिलिटी को कैसे बीट कर सकता है। तो उसका सबसे बड़ा जो हथियार है एक रिटेल इन्वेस्टर के पास वो है कि उसके पास टाइम होराइजन बड़ा होना चाहिए, यानी कि वो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करे, एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करे और एवरेज रेट पे जो है अपने पास जो है वो यूनिट्स इकट्ठे कर ले म्यूचुअल फंड के, तो डेफिनेटली वो वोलेटिलिटी को बीट कर सकते हैं। हमने जब म्यूचुअल फंड के ऊपर चर्चा करी तो हमें खेमका जी ने बताया कि म्यूचुअल फंड उन व्यक्तियों के लिए बिल्कुल ठीक है जिनके पास जो है रिसर्च करने के लिए टाइम या फिर बहुत सारी नॉलेज जो है वो नहीं है। डायरेक्ट स्टॉक्स में आपको तभी जाना चाहिए जब आपके पास बहुत सारी फुर्सत हो, समय हो रिसर्च करने का और अपने आप को पढ़ाने का, सीखने का, तभी आप लोगों को जो है वो डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर जाना चाहिए। जब हमने खेमका जी से पूछा कि उन्हें इस नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं, तो उनका एक ही चीज को बार बार उन्होंने जो है दोहराया और उन्होंने बोला कि ईज ऑफ बिजनेस जो है वो बढ़ना चाहिए और साथ साथ में जो स्कीम्स आती रहती है उनकी इंप्लीमेंटेशन जो है वो इंप्रूव होनी चाहिए। उनका स्पेशल फोकस था ईज ऑफ बिजनेस पे। आप लोग क्या सोचते हैं इंडिया में ईज ऑफ बिजनेस को लेकर, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पे हमने चर्चा करी जिसे बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट तो हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन इन शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूं कि लार्ज कैप्स के अंदर आज की डेट में मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो कम मिलता है, लेकिन स्मॉल कैप के अंदर मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा हो सकता है। यानी कि आप एक स्मॉल कैप को अगर ढंग से पहचान पाए तो वो आपको बहुत सारे रिटर्न्स जो है कमा के दे सकता है, क्योंकि आप उसे कम वैल्यूएशन पे बाय कर सकते हैं। बट याद रखिए स्मॉल कैप के केस में आपका जो ये सिलेक्शन है ये पूरी तरह गलत भी हो सकता है और आपका कैपिटल जो है वो लूज भी हो सकता है। FY24 के रिजल्ट्स की बात की जाए तो बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट थोड़े से वीक हैं, आईटी सेक्टर के रिजल्ट भी थोड़े से वीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे आए हैं। ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे सेक्टर वाइज जो है वो चर्चा कर रहे हैं। इंडिविजुअल कंपनीज हो सकता है कि वो आउट परफॉर्म कर रही हो। ऐसे ही कंजम्पशन सेक्टर की बात करें तो वहां पे भी रिजल्ट्स अप टू द मार्क जो है वो नहीं आए, थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है। अगेन एक दो कंपनीज हो सकती है सेक्टर में जिनके रिजल्ट्स अच्छे आए हों। जब हमने बातचीत करी मेगा ट्रेंड्स के बारे में तो इशारा जो है वो गया ईवी की तरफ कि ईवी या इलेक्ट्रिफिकेशन बोल लीजिए कि एक बहुत बड़ा मेगा ट्रेंड है जो नजर आ रहा है, और साथ साथ में जो न्यू एज कंपनीज आ रही हैं वो भी एक मेगा ट्रेंड जो है वो हो सकता है स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये था आज का मार्केट की बात ग्रो के साथ का एपिसोड। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसे पसंद किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ साथ में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नेक्स्ट आप किनको जो है यहाँ पे देखना चाहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन एपिसोड से बहुत कुछ सीखते हैं। हमें लगभग 2 साल हो चुके हैं मार्केट की बात को आप लोगों के सामने लाते हुए। प्लीज अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे है, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.